हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री क्लास 12। चैप्टर फर्स्ट नेम है गाइस, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का नेम है यहाँ पर ईट मनी के तथा अस्थि। हाँ मतलब गाइस मैं हिंदी मीडियम में आपको इसमें पढ़ाऊँगा और इसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेरीज और मतलब कि मेन पॉइंट सारे मतलब सब कुछ डिटेल एक्सप्लेन करूँगा इस छोटी सी वीडियो में। आपको इस पूरे चैप्टर का वन शॉट और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा गाइस। तो चलिए हम चलते हैं अब इसके मेन पॉइंट्स की ओर कि हम कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। और सेकंड पढ़ेंगे हम इसमें हड़प्पा लिपि, हड़प्पा की लिपि मतलब कैसी थी। और थर्ड पढ़ेंगे जो है वो है नगर नियोजन, मतलब कि हड़प्पा का नगर नियोजन किस प्रकार का था। और जो फोर्थ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें जल निकास प्रणाली कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी, वहाँ पे मतलब कैसे मतलब क्या होता था। और फिर आगे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सड़कें कैसी थी वहाँ पर की। और फिर बाद में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट वो है हड़प्पा संस्कृति। और जो उससे अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हड़प्पा की अर्थव्यवस्था कैसी थी। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हड़प्पा के धार्मिक विश्वास कैसा था। और उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे जो वो है हड़प्पा का सामाजिक विकास क्या था। और वहाँ पे मृदपान तथा मृत्युओं की जानकारी भी आपको दी जाएगी यहाँ पर। अभी और बाढ़ प्रणाली के बारे में बताया जाएगा और ये जलाशय और ये माल गोदाम के बारे में भी आपको इसमें चैप्टर में बताया जाएगा। तो गाइज़ और आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये पेज पलट रहे हैं गाइज़ और ये रहे आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि निचला शहर मतलब कि निचला शहर क्या था, मतलब क्या था, ये सब कुछ आपको डिटेल में भी जानकारी दी जाएगी। और घर की स्थापना मतलब कि घर कैसे बनाए जाते थे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हड़प्पा में शासकों द्वारा किए गए कार्य कि मतलब कि जो वहाँ पे शासक थे वो कैसे कार्य करते थे। और जो नेक्स्ट है वो है कला मतलब गाइस आप लोग समझ नहीं पाए हो तो मतलब कला का मतलब है आर्ट कि मतलब कि वहाँ के लोग आर्ट वगैरह मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे, आर्ट कैसे करते थे ये वगैरह। और हड़प्पा की मोहरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और हड़प्पा का विस्तार कि मतलब इसका विस्तार कहाँ मतलब कि ये कैसे उत्पन्न हुई, कैसे फैली, कहाँ तक थी, कितने किलोमीटर में थी, कितने के वर्ग किलोमीटर में थी, वो सब गाइस में आपको बताया जाएगा। और इसका लास्ट में अंत। और ये जो दो वैज्ञानिक हैं जॉन मार्शल और जनरल कनिंघम ये कौन थे और मतलब कि इनसे रिलेटेड जो अब आपको मैं इनसे रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कि खोज पे गाइस, खोज पे चलते हैं सबसे पहले हम कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। गाइस हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एक पुरातात्विक दैरम सानी को ना हड़प्पा में उन्होंने ना कुछ मोहरें खोज निकाली थी। और ये मोहरें निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक स्तरों से अधिक प्राचीन स्तरों से मतलब कि ना जो पहले की मोहरें थी उससे एक अलग ही संबंध रखती थी। और अब इनके महत्व को पहले जो इनके महत्व को समझा नहीं जाता था तो अब इनके महत्व को समझा जाने लगा, ठीक है गाइस। तो हम ये फर्स्ट पॉइंट ये कर रहे हैं खोज और इनके महत्व को समझा जाने लगा था। और क्या कहते हैं क्या तो हमने समझ लिया। और फिर एक और पुरातत्वविद मतलब कि पुरातत्वविद का गाइस पुरातत्वविद का मतलब होता है कि पुराने वैज्ञानिक पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों में समान मोहरें जो हड़प्पा से हमारे को वो मोहरें मिली थी वैसी सेम टू सेम मोहरें उन्होंने हड़प्पा से खोज निकाली, हड़प्पा नहीं मोहनजोदड़ो से खोज निकाली गाइस, सॉरी फॉर रॉन्ग बोलने गए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों पुरस्थल एक ही संस्कृति के भाग हैं। मतलब कि हम इन दोनों से अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा पुरस्थल मतलब कि आपस में मिलते जुलते थे, या तो उसकी राजधानी होगी ये वो। इसके आधार पर इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल ने विश्व में एक नई घाटी सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था अभी जॉन मार्शल एक वैज्ञानिक ये पुरातात्विद थे गाइस, जैसे कि ये पुरातात्विद थे तो मैंने आपको अभी बताया था। और इन्होंने एक नई सभ्यता की खोज 1924 में मतलब कि नई सभ्यता की खोज की 1924 में घोषणा की, ठीक है। और विश्व के सामने सिंधु घाटी में इन्होंने घोषणा की थी, नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। और उसे क्या कहते हैं बस गाइस ये खोज तो मतलब कि यही तक होगी इसकी। और जब आगे पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हड़प्पा लिपि, मतलब कि हड़प्पा की लिपि कैसे थी। हड़प्पा की लिपि गाइस ये तो आप लोग जानते होंगे कि क्या आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी फिर मैं बता देता हूँ कि हड़प्पा लिपि कैसे थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है कि हड़प्पा लिपि चित्रमयी, मतलब कि हड़प्पा लिपि चित्रमयी थी। ये चित्रमयी लिपि थी।
और क्या कहते हैं ये गाइस, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, वो था रहस्यमय। इस लिपि को रहस्यमय के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसी रहस्यमय नाम से इसलिए जाता था क्योंकि गाइस से अब तक कोई भी नहीं पढ़ पाया था। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना होता, तो इसको रहस्यमय लिपि के नाम से भी जानता था। और लिपि, अब इसकी विशेषता, इसकी कुछ ना कुछ विशेषता तो रही होगी जिसको कारण इसको रहस्यमय लिपि कहा जाता था। तो इसकी विशेषता थी, ये लिपि वर्णमालीय नहीं थी, जैसे कि स्वर व्यंजन होते हैं उस प्रकार से नहीं थी, बल्कि चित्र में थी। जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र कैसे थे गाइस। जैसे कि देखो आप, ये देखो ये चित्र दिख रहे होंगे आपको, ये चित्र मतलब कि इस चित्र में बनी थी। और ये मतलब कि स्टार्ट में तो थोड़ी बड़ी बड़ी होती थी और बीच में जाके जो आगे जाती थी तो ये छोटी रहती थी गाइस। तो मतलब ये है कि देखो यह लिपि वर्णमाला नहीं थी, और ये ऐसे चिन्ह वाली थी जो विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त करते थे, और एक चिन्ह किसी विशेष बात के प्रतीक थे। और इस लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी मिली हमारे को, जो वो मिले 375 से 400 के बीच। और ये लिपि कैसे लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था अभी, ये पहले बड़ी लिखी जाती, दाएं से बाएं, मतलब कि पहले बड़ी थी फिर बीच में छोटी, आगे छोटी होती चलेगी, तो मतलब ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे उर्दू लिखी जाती है। और इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिली है हमारे को। यह भी संभव है कि नष्ट हो गई वस्तुओं पर भी कुछ लिखा गया हो, और इसका अर्थ लगा कि साक्षरता व्यापक थी उस समय। तो गाइस हमने चित्र में मैंने आपको समझा दिया कि मतलब कि चित्र मतलब कि उसकी लिपि कैसी थी, उसकी लिपि चित्रमय थी, और वह कैसे लिखी जाती थी, वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो गाइस हम चलते हैं हम नगर नियोजन की ओर। नगर नियोजन मतलब कि इसका मतलब होता है नगर योजना। नगर योजना का मतलब नगर उन्होंने कैसे बचा रखे थे, मतलब एक योजना के तहत थे या मतलब कैसे थे। तो गाइस मैं उसके बारे में बताऊँ, नगर योजना मतलब नियोजन। तो गाइस रुकिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, नगर नियोजन मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँगा गाइस के बारे में। सिंधु घाटी की, हाँ चलो गाइस मैं बताता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। खुदाई में हमारे को इसके दो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक दो मुख्य नगरों के खंडर मिले हैं, और इन नगरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी के निवासी नगर एक योजना के अनुसार, मतलब कि जो हमारे को जो हड़प्पा और सभ्यता में जो मोहरें मिली थी, मोहरें और खंडर मिले थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के, तो उसके आधार पर क्या कहते हैं पुरातात्विकों ने मतलब कि सोचा नहीं, मतलब देखा जो वहाँ पे कि ये नगर एक योजना के अनुसार बसाए गए थे। और इन दोनों नगरों में एक दुर्ग था। दुर्ग का मतलब गाइस वो होता है मतलब कि ऊंचाई पर जो भी रहते हैं, या ऊंचाई को ही हम दुर्ग बोलते हैं। और शासक वर्ग के लोग मतलब कि जो राजा वगैरह थे वहाँ पर वो रहते थे, दुर्ग पे रहते थे वो। साधारण लोग मकान दुर्ग के आसपास की निम्न भूमि, मतलब जो साधारण लोग थे वो दुर्ग नीचे की भूमि पर रहते थे, उसे निचला भाग कहते थे, मतलब कि दुर्ग से नीचे। और जैसे कि दुर्ग हो गया पहाड़ वगैरह पर जो रहते थे राजा, वो मकान बनाने में पक्की हुई ईंटें का प्रयोग किया गया था। ठीक है गाइस, और प्रत्येक मकान में जैसे कि यहाँ पे होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे होता है ना, प्रत्येक मकान में रसोई होती है और बाथरूम वगैरह होते हैं। तो गाइस वहाँ पे वैसे सेम टू सेम था। मैं फिर भी आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रत्येक मकान में एक रसोई घर, एक आंगन, दरवाजे तथा खिड़कियाँ होती थी, और नगरों की सड़कें चौड़ी होती थी। जैसे कि आज भी जाओगे आप तो वहाँ पे पोस्ट इलाके में जाओगे ना, तो किसी वहाँ पे देखोगे ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चौड़ी थी। खुदाई में दुर्ग पर कुछ विशाल भवन मिले हैं, मतलब कि जैसे कि हमने खुदाई वहाँ उन्होंने करी थी राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी ने, तो उनको कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं दुर्ग पर उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उनको ना वहाँ पे ऐसे अवशेष क्या मिले हैं, उनको ना वहाँ पे बड़ी क्या कहते हैं विशाल भवनें मिली हैं। जैसे उनमें से विशाल भवन में क्या क्या शामिल था, धान्यघर को हम विशाल माल गोदाम भी बोल सकते हैं, मतलब कि माल गोदाम जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता होगा, और एक स्नानघर। गाइस हमारे को यहाँ पे वो ये दोनों चीज़ मिली हैं। और अभी मैं बताता हूँ आपको धान्यघर क्या होता है, धान्यघर और स्नानघर क्या होता है। स्नानघर तो आप जानते होंगे, धान्यघर के बारे में माल गोदाम क्या बताता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण संरचना माल गोदाम थी, जो हमारे को मिली थी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में मिली थी हमारे को। ठीक है, और ये एक विशाल संरचना थी, और परंतु लेकिन अभी ना इसके कुछ छोटे मोटे हिस्से ही रह गए हैं, और जो ईंटों से बने हिस्से रह गए हैं, क्या कहते हैं। और इसके ऊपरी हिस्से मतलब कि वो ना शायद लकड़ी से बने होंगे, तो इसलिए वो नष्ट हो गए हैं। और विशाल स्नानघर क्या था, दूसरी संरचना जो हमारे को मिली थी वहाँ पे क्या था, वो विशाल स्नानघर दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था।
मतलब कि दूर मतलब ऊंचाई पर बना हुआ एक आयताकार जलाशय होता था और ये चारों ओर से गलियारा मतलब कि गलियों से घिरा होता था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी तरफ दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मतलब कि इसके नीचे तक जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक दक्षिणी भाग में वो भी, ठीक है। जलाशय के किनारे पर ईंटें जमा कर और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबंद मतलब कि जल को रोक लिया गया है। और इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं मतलब कि कमरे बने हुए हैं और इनमें एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है और एक कमरे में बड़ा कुआं है। जलाशय से जलाशय का जो पानी है एक बड़े नाले में जाता है और इसके उत्तर में एक गली की अपेक्षाकृत छोटी संरचना बनी है और इसमें ना 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 बने हैं। प्रत्येक स्नानघर में नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। और विद्वानों का मत है कि विशाल जो ये स्नानघर है इसका प्रयोग ना किसी मतलब कि जैसे कि हम गंगा में नहाने जाते तो ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था गाइस, ठीक है। गाइस जो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो है जल। हमने क्या कर लिया, पहले हमने खोज कर लिया, हड़प्पा लिपि कर ली, नगर नियोजन मतलब कि नगर एक योजना के अनुसार था। हमने 3 पॉइंट तो कर लिए हमने स्टार्ट के। हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो है जल निकास प्रणाली, मतलब कि वो जल निकास कैसे होता है, मतलब कि वहाँ का जल किस माध्यम से निकलता था, नाली के माध्यम से, मतलब क्या कोई और माध्यम था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नियोजित जल निकास प्रणाली हम इसे कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली भी नियोजित थी, मतलब कि एक क्या कहते हैं नियोजित को मतलब विकसित थी, मतलब उनको मतलब कि क्या कहते हैं उसे गाइस, चलो छोड़ो मैं बताता हूँ आपको। शहर की सड़कों तथा गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया। ग्रिड पद्धति मतलब कि एक प्लान के अनुसार बनाया गया था शहर की गलियों और नालियों को, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले गलियों के साथ ना नालियों को बनाया गया था, यानी कि जैसे कि हम घर बनाते थे तो पहले गलियाँ एक दीवार खड़ी करती तो उसके बाद नालियाँ बना ली, उसके अनुसार बनाया गया था। और फिर उनके साथ साथ घरों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी का गलियों की नालियों में जोड़ना होता था, यदि घरों की गंदे पानी को मतलब कि नालियों के साथ जोड़ना होता था तो कम से कम ना प्रत्येक, जैसे कि घर की एक दीवार का, जैसे कि आप लोग का होता हुआ एक दीवार का ना नाली के साथ चिपका होना आवश्यक होएगा। मतलब कि आपकी भी जैसे कि गंदे पानी की निकासी, जैसे कि आप नहाते वगैरह तो गंदा पानी होता है तो उसकी निकासी के लिए आपके नए प्रबंध कर रखे होंगे। जैसे कि क्या कहते हैं गाइस, आपको जैसे घर है, आपके भी घर में शायद एक दीवार नोट करना, 1 या 2 दीवार नालियों के साथ चिपकी होगी ताकि उसमें गंदा पानी मतलब वेस्ट मटेरियल जाता होगा। तो गाइस ये हो गया हमारा 4th पॉइंट, जल निकास प्रणाली। अब हम सड़कों की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की कैसे, जैसे गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था नगर नियोजन में किस आपकी सड़कें कैसी थी, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ फिर से अगेन सड़कों की जानकारी देता हूँ। आपकी सड़कें काफ़ी चौड़ी थी, ठीक है, और वहाँ के सारे जो घर थे तो ग्रिड पद्धति मतलब कि एक प्लान के अनुसार बसाए गए थे। और सड़कें कैसी थी, सड़कें वहाँ ना काफ़ी चौड़ी थी, मतलब जैसे कि यहाँ से एक साथ 2-2 ट्रैक्टर तो निकल सकते थे, मतलब कि सड़कें इतनी चौड़ी थी वहाँ की। और सभी सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर राइट एंगल पर काटती थी, और ये राइट एंगल भी इसलिए काटती थी ताकि जब जैसे कि हवा चलती है ना, और हवा के भाव के साथ जो भी वहाँ पे धूल मिट्टी जम रही है वो आसानी से साफ़ हो जाए। और वहाँ के लोग ना क्योंकि सफाई से ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसे समकोण पद्धति मतलब कि राइट एंगल के अनुसार बनाया गया था, राइट एंगल पे काटती थी एक दूसरे को, इसलिए ऐसा बनाया गया था इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति, जो कि हम गाइस रीड करेंगे। अब हड़प्पा संस्कृति गाइस हम अब जो सा पॉइंट पढ़े थे वो था हड़प्पा संस्कृति। गाइस तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, मतलब कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो वह हड़प्पा संस्कृति, और हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो गाइस हम इस पॉइंट के हम जानते आइए, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है। और पुरातत्वविद ना संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली करती है, मतलब कि कुछ यूनिक हो, जैसे कि कोई हमारे को यूनिक चीज़ पा जाती है, मुझे म्यूज़ियम जैसे कि म्यूज़ियम में होती है यूनिक चीज़ें, उसे कहते हैं विशेष। संस्कृति शब्द का प्रयोग इसलिए कहता है और ये विशेष शैली की होती है, और इन वस्तुओं का संबंध एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कि इनका एक काल होता है, वो किस वर्ष की है ये वस्तु, ये वो मतलब कि इतनी पुरानी है, नई तो होती नहीं, मतलब अगर पुरानी होगी तभी तो उसे यूनिक कहेंगे। संदर्भ में एक कालखंड होता है इनका, इस सभ्यता के संदर्भ में कई पुरावस्तुएं मिली, जैसे कि इनमें हमारे को मिली है इसमें मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें। और ये वस्तु हमारे को कहाँ से मिली है, अफ़गानिस्तान से मिली है, जम्मू से मिली है, बलोचिस्तान से मिली है, और ये हमें गुजरात के कई क्षेत्रों से और भी मिली है, ठीक है।
और गाइस ये तो हमने कर लिया हड़प्पा संस्कृति। और गाइस ये इसका नाम कि हड़प्पा ही क्यों पड़ा, इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा। तो गाइस आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि हड़प्पा का नामकरण करते हैं हम, ठीक है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर किया गया। मतलब जो ये हड़प्पा है वहाँ पे ना एक हड़प्पा स्थल होगा, मतलब कि कोई प्लेस उसके नाम पर किया गया है। यह संस्कृति ना क्योंकि पहली बार उसी जगह पर खोजी गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसका काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इसका मुख्य काल माना जाता है। और इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक और प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। और कई बार ना इन संस्कृतियों का ना विकसित हड़प्पा संस्कृति, मतलब कि एक प्लान के अनुसार बनाई गई थी और पूर्ण रूप से विकसित थी, इसलिए उसे विकसित संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है गाइज। तो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे गाइज। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था, मतलब कि हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो गाइज आइए हम इसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ। हड़प्पा वासियों की मतलब कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक जीवन, मतलब कि वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था अनेक व्यवसायों पर आधारित थी। जो सिंधु घाटी के लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था अनेक व्यवसाय पर आधारित थी और इन्हीं व्यवसाय द्वारा ना उनका जीवन यापन होता था। मतलब कि जैसे कि हम भी अनेक व्यवसाय करते हैं, कोई दुकान खोल के बैठता है, कोई फैक्ट्रीज़ में नौकरी वगैरह करता है, हम भी अनेक व्यवसाय मतलब कि कार्य करते हैं ना अपना पेट पालने के लिए। इसलिए उनकी भी आर्थिक जीवन की अब उनका भी आर्थिक जीवन इसी प्रकार था। जैसे अब बोलता हूँ उनके पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ जो आपको जल्दी लाना चाहिए। पहले तो वो कृषि करते थे, कृषि से अपनी आर्थिक जीवन चलाते थे। सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे लोग ना मुख्य रूप से गेहूं की फसल उगाते थे। गेहूं, जौ, चावल, कपास और रुई की खेती भी करते थे वो लोग, ठीक है। और खेती के लिए ना वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ठीक है गाइस। और हमारे को खेती के संकेत कहाँ से मिले? हमारे को खेती के संकेत मिले हैं राजस्थान से और कालीबंगन। राजस्थान कालीबंगन और हरियाणा के बनावली से मिले हैं। बनावली में हमारे को हल क्या कहते हैं, मिट्टी का नहीं, लकड़ी के हल मिले हैं शायद में बनावली में। और उन्होंने सिंचाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। सिंचाई कैसे की जाती होगी? वही नॉर्मल वर्षा के पानी से, और या तो जलाशय होंगे, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट जो उनका जीवन किस पर निर्भर था, आर्थिक जीवन, पशुपालन। सिंधु घाटी के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वही मुख्य रूप से कौन से पशु पालते थे? बैल, हाथी, बकरियां, भेड़, कुत्ते आदि, मतलब कि अनेक प्रकार के पशु पालते थे वो, ठीक है। और एक और जो आ गया, सिंधु घाटी के लोगों का आर्थिक जीवन व्यापार पर आधारित था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार भी था। और वे ना नगरों में आपसी व्यापार करते थे, जैसे कि यहाँ रेडी लगाते हैं आप, मतलब कि शहरों में आपसी व्यापार, इस प्रकार से आपसी व्यापार करते थे, मतलब कुछ से कुछ बेचते थे। और अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ भी उनका व्यापार चलता था। और उद्योग, मतलब कि उन्होंने फैक्ट्रियाँ बना रखी थी छोटी मोटी। यहाँ के कुछ लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे में भी लगे हुए थे। मिट्टी, तांबा और पित्तल के बर्तन बनाने में यहाँ के कुछ कारीगर बड़े कुशल थे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हड़प्पा के धार्मिक विश्वास की चर्चा करेंगे गाइस, ठीक है। कि हड़प्पा का धार्मिक विश्वास किस प्रकार, मतलब कि हड़प्पा वासी धर्म में मानते थे या नहीं मानते थे, इस बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में चर्चा करते हैं गाइस। वहाँ पे ना कई धार्मिक प्रथा प्रचलित थी, जैसे कि पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बना के हम, जैसे कि पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ वहाँ पे ना बड़ी संख्या में पाई गई हैं। और एक मूर्ति में ना एक स्त्री के गर्भ, मतलब कि गर्भ में से, मतलब कि जैसे कि वो समझ गए होंगे गाइस, अब गर्भ मतलब कि पेट में से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की मूर्ति है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म तथा वृद्धि से रहा होगा। मतलब कि जैसे कि पृथ्वी, धरती पे जैसे कि हम पेड़ वगैरह उगाते हैं तो उससे संबंध रहा होगा इसका। और इससे अनुमान लगाया कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। मतलब कि धरती को उर्वरता की, मतलब कि हमारे को कैपेसिटी है, उसके अंदर शक्ति है धरती के अंदर की, वो उग जाती है जो फसल वगैरह, उसको उर्वरता की देवी मान जाता है इसलिए। अब सिंधु घाटी के हमने धार्मिक प्रथा पढ़ ली, तो स्त्री के बारे में थी। अब पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी के पुरुष देवता, खुदाई में हमारे को ना एक शील मोहरें मिली हैं, ठीक है, और जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया है और इसके 3 सिर दिखाए गए हैं हमारे को इसमें। और उसे ना एक, जैसे कि योगी बैठते हैं अपने ध्यान लगा के, ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया। और उसके चारों तरफ ना जानवर है, एक और तो उसके हाथी है और एक और बाघ है और एक गेंडा है। और वो ना खुद जो बैठे हुए हैं वो आसन के नीचे एक भैंस तथा पाँव पर 2 हिरण भैंस के ऊपर बैठे हैं।
पाँव पर उनके 2 हिरन हैं। लगता है कि यह ना पशुपति महादेव की मूर्ति थी शायद, उनको ऐसा लगता है जो पुरातात्विक थे। और हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग तथा योनि के अनेक प्रतीक मिले। मतलब कि यहाँ पे ना लिंग और योनि की पूजा की जाती थी और इससे अनुमान लगाते थे कि यहाँ पे पूजा की जाती थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है वृक्षों और पशुओं की पूजा। मतलब कि यहाँ के लोग, जैसे कि यहाँ के लोग भी कई वृक्षों और पशुओं की पूजा करते हैं। जैसे गाय को लोग भगवान मानते हैं, इसकी भगवान सारे देवी देवताओं का वास गाय में होता है। इसी प्रकार और कई वृक्षों में भगवान बसते हैं। तो गाइस उसी प्रकार सिद्धू घाटी के लोग भी मानते थे। खुदाई से मिलने वाली एक शील पर पीपल की डालियों के बीच एक देवता के, हमको ना क्या कहते हैं, खुदाई से जो एक शील मिली थी उसमें पीपल की डालियों के बीच ना एक देवता को दिखाया गया है। और इससे पता चलता है कि सिद्धू घाटी के लोग वृक्षों की पूजा भी करते थे। और एक अन्य शील पर अंकित कुबड़ वाला बैल भी इसी बात का संकेत है। कुबड़ वाला, वहाँ पे ना कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। गाइस तो हम बोलेंगे कि कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। ठीक है गाइस, और जो ट्रीज़ वगैरह मतलब कि किन में मानते थे कि भगवान का वास करता है, वो है नीम और पीपल के पेड़ में। गाइस ओके, मैंने आपको धार्मिक प्रथा के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में बता दिया और अर्थव्यवस्था भी बता दिया है। तो गाइस हम आएंगे सामाजिक की तरफ। सामाजिक कि मतलब कि वहाँ का समाज कैसे था। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ हड़प्पा की सामाजिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा की सामाजिक स्थिति मतलब कि ना वहाँ पे कई प्रकार की भिन्नताएं भी पाई जाती थी हड़प्पा के समाज में। जैसे कि वहाँ पे ना जैसे कि एक संविधान था, वहाँ पे ना जैसे कि संविधान था और वहाँ पे मान लो कोई भी मर जाता है तो उनको दफनाते हैं। तो उनके साथ ना जैसे कि जिसकी आर्थिक, जैसे कि राजा वगैरह हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आप जानते ही हो, उनके साथ ना बढ़िया चीज़ें दफनाई जाती थी साथ में। और जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती थी वो कुछ मतलब कि सस्ती वगैरह चीज़ें ही दफनाते थे। और बाकी जो मतलब जैसे कि राजा वगैरह थे, उनके घर में कोई डेथ हो जाती थी तो ना अच्छी मतलब कि सोने वगैरह की वस्तुएं और जो पहले था क्या कहते हैं मनके वगैरह थे, वो अच्छी चीज़ें दफनाते थे उनके साथ। उनमें एक ऐसा रिवाज था, पता नहीं क्यों ये दफनाते थे। तो गाइस सबका सामाजिक स्थिति मतलब कि इस आधार पर ना कई सामाजिक भिन्नता थी, गरीबों और अमीरों में कई सामाजिक भिन्नता थी गाइस। इसी प्रकार से अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है मृदभांड तथा मृत्यु की जानकारी। मृदभांड का पहले तो मृदभांड का मतलब समझो गाइस। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, और मृत्यु का अर्थ होता है मिट्टी की मूर्तियाँ, और इसका मिट्टी के बर्तन। ओके गाइस, तो मैं आपको अब इसके बारे में जान करता हूँ। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जो मिट्टी का बर्तन था मुख्य, मतलब कि कोई चीज़ें होती है मतलब कि प्रमुख होती है, वो था इनमें था हड़प्पा संस्कृति के लोगों का था घड़ा। मतलब शायद गाइस समझते होंगे आप घड़ा क्या होता है, जिसमें हम पानी पीते हैं। और इसे कुम्हार की चौक पर गोल किया जाता था। मतलब कि आपने कुम्हार को भी देखा हो, घड़े यार आपके घर में भी होते हैं कई, तो आप नॉर्मली से कई हैं जो घड़े में, ये हमारे लिए क्योंकि फ़ायदा करता है घड़ा, इसलिए कई लोग इसे यूज़ भी करते हैं फ्रिज की जगह पे। घड़ों तथा अन्य मृदभांड पर सुंदर चित्रकारी की जाती थी। जो घड़े थे ना और अन्य मिट्टी के बर्तन थे, उन पर अच्छी सुंदर चित्रकारी करते, मतलब चित्र बनाए जाते थे, और उन पर प्राय पेड़ तथा मनुष्य की आकृतियाँ बनाई जाती थी। ठीक है गाइस, तो मतलब कि चित्र किस प्रकार के बनाए जाते हैं मैंने ये भी बता दिया, उनका मुख्य मिट्टी का बर्तन कौन सा था ये भी बता दिया। तो गाइस अब आइए मृणमूर्तियाँ कि मृणमूर्तियाँ क्या थी। ठीक है, मृणमूर्तियों का अर्थ मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया, फिर से लेकिन अगेन बताता हूँ। मिट्टी से बनी मूर्तियाँ। हड़प्पा के लोग छोटी मूर्तियाँ बनाने में बड़े निपुण थे, मतलब कि बड़े अच्छे थे, ये लगा लो निपुण का मतलब बहुत ही अच्छे। और इन मूर्तियों को ना पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता था और कईयों को धूप में सुखाया जाता था। और इनमें कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते थे, कुत्ता, भेड़, बकरियाँ, मतलब जो ये पालते थे ना जानवर, उनकी ये मूर्तियाँ बनाते थे। और पक्षियों की मूर्तियाँ प्रमुख थी यहाँ पे। ठीक है, पुरुष तथा स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्त्री के घर में से पौधा निकलता है, वो मिट्टी से तो बनाई थी किसी ने। और परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने में उतने निपुण नहीं थे जितने कि मिट्टी के बर्तन बनाने थे। कि मतलब ना वो मिट्टी की मूर्तियाँ इतनी अच्छी नहीं बना पाते थे जितने कि वो मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे बना लेते थे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जाएंगे बाट प्रणाली कि मतलब हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की गाइस बाट प्रणाली ना काफ़ी सूक्ष्म थी, और ये गाइस ये क्यूबिक के आकार की होती थी। मतलब कि मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ गाइस, 2 मिनटों को। ये क्यूब के आकार की तो थी, और जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की
मतलब कि कोई चीज़ हमारे को तोलने के लिए, तो हमको बाटों का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर भी होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी थी। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली प्रचलित थी। सूक्ष्म कहे तो गाइस चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये बाट जैसे कि यहाँ पर तो लोहे के बाट होते हैं। बाट गाइस आप लोग समझते होंगे, तराजू पे जो रख के तोलते हैं, और यहाँ पे तो गाइस लोहे के होते हैं। और अब तो वैसे भी कंप्यूटराइज कांटे चलने लगे हैं, तो अब गाइस ये सब चला गया है। तो वहाँ पर जो पहले के ज़माने में ये नहीं थे, तो वहाँ पे कैसे तोलते थे हम, छोटी छोटी वस्तुएं जो होती थी उनको कैसे तोला जाता था, उनके बारे में बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। और ये बाट ना हमारे जैसे कि यहाँ पे तो लोहे के हैं, और वहाँ पे ना चर्ट नामक पत्थर था एक, उसके बनाए जाते थे। और ये ना देखने में क्यूब के आकार के होते थे। क्यूब मतलब घनाकार, हिंदी में, इंग्लिश में क्यूब और हिंदी में घनाकार। और किसी भी तरह के निशान से रहित होते हैं, मतलब कि इन पे कोई भी निशान नहीं था, ना कोई चित्र, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे तो 1 kg 500 ग्राम वगैरह लिखा रहता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और इन बाटों के निचले मानदंड ना द्विधारी, मतलब एक के बाद दो, और दो के बाद मतलब कि 2 से डिवाइड होते थे। और जैसे कि 1 2 4 8 8 के बाद 16, ऐसे भी 12,800 तक थे। और जबकि ऊपरी मानदंड थे जो मतलब कि ऊपर के मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। और ये दशमलव प्रणाली के अनुसार इसलिए थे क्योंकि ना जो जैसे कि आभूषण वगैरह थे, मनके वगैरह थे, उनको तोलने के लिए छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर भी सुनारों के पास होते हैं छोटे छोटे बाट, उनका प्रयोग किया जाता था इसको तोलने के लिए। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है जलाशय और मालगाम। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो गाइस आशा करता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर मैं चलो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आप भूल गए हो, स्लिप हो गए हो माइंड से। तो गाइस तो आपको बताता हूँ जलाशय। जलाशय का मतलब स्नानघर। सबसे दूसरी संरचना है वो पहले जो मान लो, मतलब कि ये विशाल स्नानघर जलाशय दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। और ये चारों ओर से ना एक गलियारे से घिरा हुआ था। और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई थी गाइस। ओके, मतलब कि ईंट जमा के मतलब कि पानी को रोक दिया गया था। और प्रत्येक और के वहाँ पे ना एक कक्ष था जिसके ओर ना 4 घर बने हुए थे, मतलब कि और एक में हमारे को क्या पाया गया था, कुआं पाया गया था। ठीक है गाइस। और मालगुदाम जहाँ पे संरचना एक ऐसी थी जहाँ पे मतलब कि पशु से बचाने के लिए, जो आक्रमणकारी हमले करते होंगे उनसे बचाने के लिए सामान वगैरह खाद्य पदार्थ रखे जाते थे, उसे कहते थे मालगुदाम। और ये ना इनके खाली केवल अब ईंट से बने हिस्से शेष रह गए हैं, और जो कि ऊपर थे वो नष्ट हो गए, क्योंकि शायद वो लकड़ी से बने होंगे इसलिए नष्ट हो गए हों। और ये दोनों संरचनाएं कहाँ पर मिली? मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर। दुर्ग का मतलब कि ऊंचाई, मतलब जहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे वहाँ पर मिली हमारे को ये दोनों। ठीक है, तो गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निचला शहर। मतलब कि निचला शहर मतलब कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर कैसा था, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं गाइस। ठीक है, निचला शहर, सॉरी आपको दिखानी होगा तो मैंने ध्यान दिया था कैमरे की साइड। तो अब गाइस ये रहा निचला शहर। अब आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये निचला शहर क्या था, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। निचले शहर को ना दीवारों से घेरा गया था चारों ओर से। ठीक है, दीवार से, ताकि वो दुर्ग से अलग रहे, इसलिए उसको दीवार से घेरा गया था। और इसके अतिरिक्त यहाँ के कई भवनों को भी ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। जो यहाँ के कई भवन थे, मतलब कि घर वगैरह थे, उनको ना चबूतरों, जैसे कि यहाँ पे आजकल जो सड़कें से ऊंचे बनाए जाते हैं उन्हें जैसे कि चबूतरे के ऊपर बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं चबूतरा। आप समझते होंगे गाइस चबूतरा का मतलब। तो जो अच्छा हाँ, सिंपली लैंग्वेज बताता हूँ, नींव का कार्य करता है जो चबूतरा, उसे कहते हैं नींव। और एक अनुमान के अनुसार यदि एक श्रमिक ना एक दिन में 1 घन मिट्टी धोता था, मतलब कि 1 क्यूब मिट्टी धोता था, तो केवल खाली चबूतरों को बनाने के लिए ना काफ़ी सारे श्रम दिवस की आवश्यकता पड़ी होगी। खाली जो निचले शहर का खाली जो चबूतरा बना था उसके लिए बहुत सारे श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। और यहाँ पर जो ईंटें थी वो धूप में, ईंटें ना एक समान अनुपात में थी। यहाँ पे शहर का सारा भवन कार्य निर्माण चबूतरों के स्थानों के बाद ही किया गया था, और ये निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया होगा, मतलब कि पहले बस्तियों को बसाया गया होगा और फिर उनके अनुसार निर्माण कार्य किया होगा। और नियोजन के अन्य लक्षण में ईंटें भी शामिल है, भले ही ये धूप में सुखाकर बनाई गई हो या आग में पकाकर बनाई गई हो। ये आकार में एक निश्चित होती थी, अनुपात की होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी तथा 2 गुनी होती थी। मतलब कि देखो ये गाइस ऐसे होती थी, 1:2:4 में होती थी ये। और इस प्रकार की वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में।
गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आवास घर। जैसे कि यहाँ पर मतलब कि खिड़की दरवाजे होते थे घर में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी वहाँ पे भी सेम वैसे ही लिख दोगे ना गाइस तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम ही है। वहाँ पे ये घर मतलब किस प्रकार बनाते थे, चबूतरे पे कैसे बनाए जाते थे ये वो, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे है ना नालियाँ होती थी साइड बाहर, और घर में खिड़की दरवाजे रसोई वगैरह छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ, तो इस प्रकार से ही एक आवास घर है। तो हड़प्पा सभ्यता में शासक द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे, जो राजा होते थे वहाँ के क्या क्या कार्य करते थे, मैं आपको पॉइंट्स में समझाता हूँ, बाकी मैं पॉइंट आपको पहले वो क्या क्या कार्य करते थे। नगर योजना, नागरिक योजना के अनुसार बसाते थे आपको, जैसे कि मैंने पहले बता दिया वहाँ के नगर एक योजना के अनुसार थे, लेकिन किसके द्वारा बसाए गए थे, ये वहाँ के राजाओं के द्वारा बसाए गए थे। ठीक है गाइज। और विभिन्न शिल्प, मतलब कि कई प्रकार के शिल्प, मतलब कि उद्योग वगैरह में भी वो राजा उनका साथ देते थे, जो व्यापारी वगैरह थे उनका साथ देते थे। और कच्चे माल के समय जहाँ पे हमारे उनको ना कच्चा माल जहाँ मिल जाता था उसके वहीं पास ही वो बस्तियाँ स्थापित कर देते थे। और जैसे कि यहाँ पे हम कुछ दूसरे देशों से मंगवाते हैं, माल आयात करवाते हैं, तो वैसे ही वहाँ के लोग भी, वहाँ के राजा थे जो वो भी मतलब कि कई चीज़ों का आयात करवाते थे हड़प्पा में। और लंबी दूरी के संपर्क, वहाँ पे ना लंबी दूरी के संपर्क, जैसे कि किसी को कुछ माल आयात कर रहे हैं उसको ना सुविधाजनक, मतलब कि वहाँ पे कोई आक्रमणकारी हमला ना करे, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए गाइस वहाँ पे कुछ कार्य किए जाते थे। वहाँ पे ना जैसे कि पहले उसको अच्छे से टाई करते थे, मतलब कि बांध देते थे, और फिर उस पर ना एक मिट्टी से उसके जहाँ पे गार्ड बांधते थे उसको मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देते थे। हमने इसको मिट्टी से फिर ढक दिया, और फिर उस पर ना एक जैसे कि मोहरे वगैरह थी, उन पर ना मोहरे लगा दी जाती थी, मतलब और जैसे कि स्टैंप वगैरह लगाते हैं उस प्रकार से लगाती थी। अगर वो खुली होती थी, मतलब कि अगर उनके हाथ बीच में कोई छेड़छाड़ की जाती थी तो उससे पता लग जाता था ना उनको गाइज। तो बस यही है जो हड़प्पा में शासकों ने कार्य किए थे, वही 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। वही कला, मतलब कि क्या, कला मतलब आर्टिस्ट। तो गाइज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अभी कला के बारे में। ठीक है गाइज, जैसे कि हमने पॉइंट पढ़ा था अभी कला, तो मैं आपके बारे में बताता हूँ कला। सिंधु घाटी के लोगों ने कला के क्षेत्र में ना विशेष, मतलब कि उनको कला बहुत ही पसंद थी, विशेष उन्नति की थी। खुदाई में हमारे को जैसे कि कई मोहरें मिली और बर्तन पर बड़ी सुंदर चित्रकारी की हुई मिली है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका कला के प्रति विशेष रुचि थी। और यहाँ के लोग चित्रकला, मतलब कि जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसमें अच्छे थे बहुत ही ज़्यादा। और वे हाथी दांत के काम और लकड़ी तथा मिट्टी के खिलौने बनाने में बड़े निपुण थे। आभूषण बनाने तथा मूर्तियाँ बनाने में तो उन्हें पूछो मत महारत प्राप्त थी। ठीक है गाइज, जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है हड़प्पा मोहरें, मतलब कि हड़प्पा की मोहरें कैसी थी, मतलब क्या थी, कैसे प्राप्त हुई थी। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा का विस्तार, मतलब कि हड़प्पा का विस्तार कहाँ तक था, क्या कितना था और कितनी भूमि तक फैली हुई थी, कितना कहाँ तक फैली हुई थी, ये सारे के बारे में चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। हड़प्पा का विस्तार बहुत अधिक था गाइस, माना जाता है ऐसा कि हड़प्पा का विस्तार बहुत अधिक था। और ये लगभग ना हड़प्पा का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था गाइस ये। ठीक है, फैली हुई थी। और उसमें क्या क्या शामिल था, पंजाब शामिल था, सिंध शामिल था, सिंध मतलब पाकिस्तान का क्षेत्र, राजस्थान शामिल था, गुजरात शामिल था, अफ़गानिस्तान वगैरह, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग सम्मिलित थे। और इस प्रकार इसका विस्तार उत्तर में जम्मू और दक्षिण में नर्मदा नदी के, मतलब कि नर्मदा नदी के मुहाने, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर बड़ी दूर तक था ये गाइस। आप इस समझ नहीं पाओगे, कन्फ्यूज हो गए, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसको आपको। तो गाइस हड़प्पा का विस्तार हमने कर लिया, मतलब कि ये ज़्यादा नहीं, बस ये अगर 2-2 नंबर पूछते हैं तो गाइस आप छोटा सा बना के लिख दो कि हड़प्पा का विस्तार बहुत अधिक था, ये यहाँ से यहाँ तक था, कितने वर्ग में फैला हुआ था बस। और इसमें क्या क्या शामिल थे वो लिख देना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चौहदड़ो, आलमगीरपुर आदि। गाइस मैं आपको अभी यही बताऊंगा कि इनकी स्थापना कब हुई, किसने करी, कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत, कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। गाइस जैसे कि आप लोग जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत और पतन सेम बात है गाइस, एक बता दूँ तो हड़प्पा सभ्यता का अंत के कई कारण मानते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन की, कोई मानता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, अरे वहाँ पर वनों की कटाई की गई होगी, तो वहाँ पे मतलब कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा, तो वहाँ पे वन, इसलिए वहाँ का अंत हो गया। और अत्यधिक बाढ़ें, और जो सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी थी ना, वहाँ पे लोगों का मानना था कि बहुत ही बाढ़ें आती थी इस वजह से, और क्या पता
और नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है क्या पता नदियाँ सूख गई और यहाँ पर या उन्होंने मार्ग बदल के दूसरी साइड चली गई हो, माना जाता है। और भूमि का अत्यधिक प्रयोग, और जो वहाँ की भूमि का था ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लिया गया होता। तो गाइस इसलिए मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया। अगर ये 5 से 6 नंबर में आए तो आप ये लिख सकते हो गाइस। ओके, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। जॉन मार्शल, अब हु इज़ जॉन मार्शल, ठीक है। मैं आपको जॉन मार्शल के बारे में बताता हूँ। जॉन मार्शल का जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने 1924 में एक हड़प्पा में एक नई सभ्यता की खोज की थी, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो मैंने इतना ही बताया था गाइस, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। 2-4 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर थे, मतलब कि डायरेक्टर मतलब कि इनकी टीम, इनके अंडर में एक टीम होगी, इसको हैंडल करते होंगे, इसलिए इनको जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर थे। और ये ना भारत में कार्य करने वाले पहले ऐसे पुरातत्विद थे। पुरातत्विद वो होते हैं पुराने ज़माने के वैज्ञानिक, पुरातत्विद मतलब कि पूरा वैज्ञानिक थे, जिनको ये मतलब पुराने वैज्ञानिक थे, मतलब इनको कई प्रकार का वो अनुभव था, ठीक है गाइज। और ये ना अपने साथ ये बगैर अनुभव के तो हम इनको डायरेक्ट बना ही नहीं सकते, इनके पास कोई अनुभव होएगा या कोई मतलब कि इन्होंने यहाँ पे महारथी प्राप्त करी होगी। और ये ना अपने साथ ना क्या कहते हैं यूनान तथा क्रीट शहर होंगे, मतलब और उसके कारण वहाँ पे इन्होंने कार्य करा होगा, तो उसका अनुभव लेकर आए थे यहाँ पर। और सिंधु सभ्यता में 1924 में एक नई सभ्यता की खोज इन्होंने ही की थी गाइस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम कौन थे इसके बारे में गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला जनरल कनिंघम के बारे में बताऊंगा मैं आपको। गाइस जनरल कनिंघम के बारे में इतनी अच्छी तरह से बताऊंगा कि आप भी कहोगे क्या बताया है भैया। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। जनरल कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जब पहले डायरेक्टर थे। जॉन मार्शल से पहले मतलब कि ये जनरल कनिंघम थे, ठीक है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब कि 19वीं शताब्दी के बीच में 1950 के करीब लगा लो, 1950 के करीब शताब्दी के मध्य में एक पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, मतलब कि एक उन्होंने खोज वगैरह चालू करी। उस समय पुरातात्विक अपना खोज में मार्गदर्शन के लिए साहित्य तथा अभिलेख आदि लिखित स्रोतों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे। मतलब कि जैसे कि पहले पुराने ज़माने में आपको अभिलेख मिलते थे ना, मतलब कि अभिलेख क्या होते हैं अब ये तुम पूछोगे, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता दूंगा। बाकी अभिलेख ये मिट्टी के बर्तन मिट्टी पे लिखे जाते थे, ये आपको आगे पढ़ोगे तो आपको गाइस पता लग जाएगा, अधिक पसंद करते थे। और यहाँ तक कि कनिंघम की रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद कालों के संबंधित पुरातत्व में थी, ठीक है गाइस। मतलब कि ये जो जनरल कनिंघम थे, इनका भ्रम भी मतलब ऐसे ही खोजों में था। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं तथा 7वीं शताब्दी के उपमहाद्वीप से आए चीनी बौद्ध यात्रियों से वृत्तांतों, चीनी बौद्ध यात्री जो 7वीं शताब्दी 5वीं 7वीं शताब्दी में आए थे ना, उनके वृत्तांत जो उन्होंने लिखे थे ना, उनका प्रयोग करा, ठीक है गाइस। जो हमारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इस चैप्टर में वो है, मैं आपको लिख देता हूँ गाइस जी। भारतीय समाज को हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है? भारतीय समाज को हड़प्पा की क्या देन है? तो गाइस आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ क्या देन है अभी भारतीय समाज को हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है। ओके गाइस, बस कुछ सेकंड्स का वेट करिए और आपको 2 मिनट के अंदर अंदर मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे भी सोचना पड़ता है ना कि आपको अगर मैं कहीं रॉन्ग ना बता दूँ, इसलिए। तो गाइस वेट गाइस, जैसे कि ये क्वेश्चन था भारतीय समाज को हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है, तो मैंने अभी सोच लिया इसके बारे में, मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। सिंधु घाटी के मतलब कि निम्न होंगे यार, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला क्या है, नगर योजना। यहाँ के नगर भी एक योजना के अनुसार है। जैसे कि आप लोग देखोगे, नोट करोगे तो कभी मतलब कि यहाँ भी सड़कें नाले के साथ चिपकी हुई है, एक दीवार का नाले के साथ अवशेष मतलब कि चिपकी हुई तो अवश्य होगी ना। और यहाँ की सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो ये होगी नगर नियोजन, ठीक है। निवास स्थान, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, निवास स्थान मतलब कि घर कैसे बनाते थे, उस प्रकार के लोग घर यहाँ पे बनाते हैं। सिंधु घाटी के लोग के घर में मकान में खिड़कियाँ होती थी, छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती थी, घर में आंगन होता था, उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम होता है। तो गाइस फर्स्ट नगर नियोजन और दूसरा निवास स्थान, थर्ड आभूषण एवं श्रृंगार। ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आज स्त्रियों को ना बड़ा शौक है मेकअप शेकअप करके निकलने का, और क्या कहते हैं मेकअप को तो चाव रखती है, और वो ना गहने वगैरह भी डालना पसंद करती है। तो वैसे ही वहाँ के लोग थे, और जो वहाँ पे ना पुरुष भी गहने वगैरह डालते थे, गले में हार डालते थे,
वहाँ पे तो कई लोग तो लोहे के भी डालते थे गाइस। ओके, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धार्मिक समानता। धार्मिक समानता क्या, धर्म का मतलब धर्म की समानता। जैसे कि वहाँ के लोगों का पहले धर्म था, वहाँ के लोग कैसे पेड़ पौधों में विश्वास रखते थे, पेड़ पौधों में भगवान का वास मानते थे। यहाँ के लोग भी ऐसे मानते हैं, और गाय को, जैसे गाय में भगवान का वास मानते हैं, इसी प्रकार और यहाँ के लोग भी शिव की पूजा करते हैं, और वहाँ के लोग भी शिव की पूजा करते थे गाइस। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। मैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो मैं पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, बाकी मैंने सारा कुछ बोल के करवाया। तो गाइस अच्छा रहेगा कि आप सुन के ही जितना हो सके उतना मन में बिठा ले, क्योंकि सुन के हमारे को जल्दी आता है हिस्ट्री। तो एक नगर नियोजन, दूसरा निवास स्थान, ठीक है गाइस। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा निवास स्थान, एंड थर्ड पॉइंट हो गया श्रृंगार। लिख देते हैं आभूषण और श्रृंगार की जगह हम श्रृंगार लिख देते हैं, खाली श्रृंगार का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धार्मिक समानता। धार्मिक समानता गाइस। ओके, ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में आ जाए, क्या ये हमेशा ही आता है गाइस। जो भी पेपर नहीं हुए ना बोर्ड के 12th क्लास के, इनमें भी आने की संभावना है गाइस। अगर ये कोई पढ़ लेना, ये मतलब कि मैंने जो पढ़ाया है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में गाइस। और जो मैंने आपको पढ़ाया है ना इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में, इससे रिलेटेड अगर कोई भी तुम्हारे को पढ़ा दे और इससे बढ़िया, तो मेरे को कमेंट कर देना, हाँ भैया ये सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आपसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगर इससे बाहर कुछ भी आ गया तुम्हारे पेपर में, कोई भी, चाहे CBSE HBSE कोई सा बोर्ड हो, तो गाइस मुझे कमेंट करना, हाँ भैया इससे बाहर है। ओके गाइस। और गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट करा है। तो गाइज़ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको गाइज़ अच्छी लगती है तो ही मेरी वीडियो देखा करो, वरना कोई बात नहीं, मत देखो। मेरे को व्यूज़ की परवाह नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि गाइज़ मेरे को अच्छा देखने वाले, चाहे बच्चे बेशक से 4 हो और वो रिजल्ट देने वाले हों। जैसे कि मैंने आपको ये दे दिया और इसको पढ़े, और फिर मैं नेक्स्ट डे ना टेस्ट की वीडियो अपलोड करूँगा गाइज़, तो मैं उनका टेस्ट लूँगा। और गाइज़ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ आपको यहाँ पे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे वगैरह कोई जानकारी वगैरह लेनी हो या तो आप गाइज़ ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, 7027 and 330607। गाइस दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई टेस्ट वगैरह, मैं नहीं कहूँगा कि आप मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाऊँगा गाइस मैं, क्योंकि ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे से ये कहूँ कि हाँ भाई व्हाट्सएप पे कि तू भाई मेरे को पहले इतने पैसे दे फिर तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं फ्री पढ़ाता हूँ, निःशुल्क। मेरे को पैसे पूसे को कोई परवाह नहीं है कि आप मेरे को पैसे दो तो भी पढ़ोगे, बस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए गाइस। ओके। और गाइस मैंने आपको ये बता दिया। और गाइस जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में एक वो रखने जा रहा हूँ सरप्राइज़। तो गाइस इस वीडियो का सरप्राइज़ ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आपने वॉच करा होगा तो आपको इसमें सरप्राइज़ पता लग जाएगा कि इस वीडियो में है गिव वे। किस चीज़ का गिव वे गाइस, ये अभी तक सीक्रेट है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, गिव वे है यहाँ पे है हिस्ट्री की NCERT बुक का, हिस्ट्री NCERT। ओके गाइस, यहाँ पे हिस्ट्री की NCERT का गिव वे है कि मतलब कि जो तुम अब कहोगे तुम कि गिव वे में हाउ टू पार्टिसिपेट ऑन गिव वे ना गाइस, तुम यही क्या सोच रहे होगे कि गिव वे में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। आपने हिस्ट्री की बुक का वो गिव वे तो दे दिया। तो गाइस सिंपल है, गिव वे में पार्टिसिपेट मैं लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि मेरे पे 1K सब्सक्राइबर्स हो तभी, बस इस वीडियो को 1K व्यूज़ हो जाए इस वीडियो पे गाइस। ओके। और जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया है, इस पे आप मुझे ना अपनी कंडीशन वगैरह, जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन, अपने मतलब कि कई की घर की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो बुक परचेज़ नहीं कर पाता, तो गाइज़ ऐसे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट करें, हाँ हमारी स्थिति सर ऐसी है, ये है वो है, उसके बारे में बता दें। मतलब कि कोई फेक नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हेल्प हो तो उस बच्चे की हो जो कि ख़रीद ना सके, जो परचेज़ ना कर सके बुक। बस इस वीडियो का एम है कि
मेरा एम है कि इस वीडियो पे 1K प्लस 1K व्यूज़ होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं गाइज़ उसके अकॉर्डिंग अपलोड करूँगा और तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग अपलोड करूँगा गाइज़। तो तुम कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि मेरे को वीडियो में को क्या अच्छा लगा, क्या मेरे से मिसिंग रहेगी गाइज़। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारूँगा। तो गाइज़ आपको मैंने गिव में पार्टिसिपेट करना बता दिया कि ओनली कमेंट करना है और आप मुझे व्हाट्सएप करोगे आप मुझे अपनी, अगर कुछ कंडीशन ख़राब होती है तो किसी की, जैसे कि किसी के फादर नहीं होती, किसी की मदर नहीं होती, तो वो परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो गाइज़ वैसे बच्चे और लाइक डैड किसी के घर में ऐसे भी होते हैं जो खुद मतलब कि उसके पापा चाहते हैं कि वो मेरा बेटा पढ़े, लेकिन वो इनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वे अपने बेटे को या बेटी को बुक परचेज़ करवा सकें। तो गाइज़ टेंशन मत लेना, तुम आप मेरे को व्हाट्सएप करना, आप अपनी कंडीशन बता देना और मैं हो सके तो जितनी मतलब कि जितने बच्चों की हेल्प कर सकूँ उससे उतने की करने की कोशिश करूँगा गाइज़। ओके तो गाइज़ अब और मैंने आपको गिवे के बारे में आज बता दिए हैं। और क्या कहते हैं गाइज़, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको रह ही गया। तो मैं गाइज़ आइए चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। गिवे वगैरह तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है। ओके गाइज़ तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है जो मतलब कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में तो पढ़ा दिया था कि खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार, अरे किन किन नगरों की खोज हुई है तो मैंने बताया ही नहीं था। तो गाइज़ चलो इसके बारे में बताता हूँ आपको। ओके किन किन नगरों की खोज हुई थी और कब हुई थी, ये देखो मैंने गाइज़ सबको डिटेल में लिख रखा है। तो मैं गाइज़ अब इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले हुई थी हमारी खोज, सबसे पहले हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और ये जैसे कि किसी बंदे को पता है ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गाइज़ ये है रावी नदी के किनारे स्थित, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, मोंटगोमरी या गोमरी कहते हैं इसे, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ओके गाइस तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट जो खोज हुई थी वो हुई थी मोहनजोदड़ो की। ये सीरियल वाइज लिखो ना लिखो इसकी कोई बात नहीं, बस तुम्हारे को ये याद रखना कि इसके सन की खोज कब हुई थी और इसकी खोज किसने करी थी। मैंने हड़प्पा की खोज का तो बताया नहीं आपको किसने करी थी। तो हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। ओके गाइस तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? सन 1922, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और मोहनजोदड़ो कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये मतलब कि कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है, ठीक है गाइस। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी R.D. बनर्जी। R.D. का मतलब है राखल दास, ठीक है गाइस। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। तो नेक्स्ट है चहुंदड़ो, ठीक है गाइस। चहुंदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ओके गाइस और इसकी खोज किसने करी थी? गोपाल मजुमदार ने, ठीक है। क्या कहते हैं? चहुंदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने करी थी। तो नेक्स्ट हम करेंगे कालीबंगन। यहाँ पे हमारे को खेतों के निशान मिले हैं। ओके गाइस यह है राजस्थान में है। इसकी खोज हुई थी 1953 में। और ये कौन सी? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और क्या कहते हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, ठीक है। घग्गर नदी होगी राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। और इसकी खोज किसने करी थी? BBL और BK थापेर ने करी थी, ठीक है गाइस। BBL और दोनों ने मिलकर करी थी, BBL और BK थापेर ने। तो नेक्स्ट हम करेंगे लोथल कहाँ पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये वगैरह, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी किसने करी थी? लोथल की खोज हुई थी 1955 में, 1955 ईस्वी में लोथल की खोज हुई थी। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे स्थित। और ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में है? ये गुजरात में है और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ओके गाइज और इसकी खोज किसने करी थी? रंगनाथ राव ने करी थी। रंगनाथ राव ने करी थी। ओके किसकी? लोथल की खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने करी थी, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। आलमगीरपुर गाइज आपका इसने आपने कई नाम है जिसको आपने सुना नहीं होगा, जैसे कि आलमगीरपुर, इसका तो आपने सुन रखा है। जैसे कई नाम हैं जो मैंने आपको दिए नहीं है। मेरे को लगा गाइज
छोड़ो, क्या पता आपने सुन रखा हो, फिर कहोगे भैया ये आप तो अपनी मर्जी से दे रहे हो, तो इस वजह से मैंने आपको नहीं दिया। तो गाइज़ आलमगीरपुर की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। ये कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। इसकी खोज किसने करी थी? जगदत्त शर्मा ने करी थी खोज, ठीक है। किसकी? लोथल आलमगीरपुर की खोज करी थी जगदत्त शर्मा ने 1958 में 58 में। और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यूपी में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है, ठीक है। बनावली गाइज़ यह हरियाणा में है, बिकॉज मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो गाइज़ मेरे को पता है बनावली कहाँ पर है, ठीक है। इसकी खोज हुई थी 1974 में। और स्थित ये कहाँ पर स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? बनावली हरियाणा के हिसार ज़िले में है। और इसकी खोज किसने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। रविंद्र सिंह बिष्ट या बिष्ट ऐसी कुछ गाइस, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी इसकी खोज। नेक्स्ट है जो है धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? नहीं, पहले धौलावीरा की खोज कब हुई थी? 1990-91 में खोज हुई थी। और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है। गाइस ये मैं गलती से लिख देता हूँ, ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज भी किसने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी, ठीक है गाइस अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ओके। जैसे कि ये आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो गाइस मैं इसको अब आप ये जो नेम है, क्या कहते हैं, जिन्होंने खोज का कार्य करा उसका नेम, ये उनके नेम है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ओके गाइस। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, या मेरे को इसमें क्या सुधार करने चाहिए। गाइज़ अगर आप कहो कि आप बोर्ड में पढ़ाओ तो मैं आपको बोर्ड में पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे मेरे को कॉपी में बेटर लगा, तो मैंने इसलिए आपको कॉपी में बेटर पढ़ाया, क्योंकि कॉपी में आपको बेटर समझा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने गाइज़ कॉपी में पढ़ाया। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि इस पर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे पढ़ा दूँगा। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और मैंने पूरे इतने क्या कहते हैं, ये 50 जो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। बाकी कई बंदे होते हैं जो इससे जल्दी कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो इतने डिटेल में नहीं समझाएंगे जितना मैंने कराया है आपको। 17-18 पॉइंट्स वो इतने नहीं कराएंगे। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ओके गाइज़। मैं आपको यही नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छी लगे तो ही, वरना तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो ना करो। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपके रिस्पांस के ऊपर आएगी, कमेंट आप करना कि मतलब कि कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो बनाऊंगा वीडियो, वरना सॉरी गाइज़ मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।